Manchester United fans, welcome to the Player Focus, very first episode, जहाँ हम हर यूनाइटेड प्लेयर के बारे में बात करेंगे वन बाय वन, उनकी क्वालिटीज, उन एक हेल्थ डिस्कशन करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आउटकम मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब इज गेटिंग फ्रॉम देयर स्टार प्लेयर। यस्टरडे की मैच की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिया ब्राइटन के अगेंस्ट एमएक्स स्टेडियम में अवे फ्रॉम होम। ब्रूनो फर्नांडिस दो गोल मारे, मेसन ग्रीनवुड ने एक असिस्ट और एक गोल किया और एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस दिखी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, जो कि अगर हम एफए कप की बात करें जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ्रंट स्क्वाड नहीं खेल रहा था, उसके बावजूद जो इस मैच में प्रीमियर लीग में फिर से एक फोकस यूनाइटेड नजर आई। ब्रूनो फर्नांडिस ने दूसरे ही तरीके का लेवल अपना गेम दिखाया, जिस तरीके से वो फिनिश कर रहे थे। अगर अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो उन्हें पोस्ट बीट किया, अदरवाइज वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अपनी पहली हैट्रिक भी मार सकते थे, तो वो इतने करीब थे। और गौर करने वाली ये भी बात है कि सेकंड हाफ में वो सब्स्टिट्यूट हो गए, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं होते तो क्या पता तब भी हैट्रिक करने का चांस उनका आता। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रूनो फर्नांडिस की, जो मैनचेस्टर में विंटर ट्रांसफर विंडो में आए 2020 में, और एक ऐसी वाइब के साथ आए कि जब से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे है, यूनाइटेड ऑल कंपटीशन में अनबीटन है। ये स्ट्रीक हर एक पंडित, हर एक फैन, पर्टिकुलरली जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से है, वो एडमायर करता है। हमारे साथ शो में आज जुड़े हैं सबसे पहली बार जीत, जो कि मैनचेस्टर फॉलो कर रहे हैं 2006 से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और आप जानते ही होंगे अर्नव, कि हमारे साथ 2 से 3 एपिसोड में जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीत से, क्योंकि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। कि ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस है, उन्हें क्या स्पेशल बनाता है? थैंक यू जतिन जी, सबसे पहले तो फॉर द वार्म वेलकम। कल के मैच की बात करें तो कल एक तो बहुत ही एंटरटेनिंग मैच था, बहुत मजा आया मुझे पर्सनली। ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में बात करें तो मैं एक पॉइंट पहले हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर आपने कल पोस्ट मैच इंटरव्यू सुना होगा ब्रूनो फर्नांडिस का, तो उन्होंने एक बात बोली पॉल पोग्बा और उनके बारे जो बातें होती है उसके बारे में। तो यूजुअली जब ऐसा होता है कि कोई प्लेयर अपने किसी टीममेट को सपोर्ट करता है या कुछ, तो वो थोड़ा सा बोलता है, बट ब्रूनो फर्नांडिस ने काफी देर तक इस बात को एक्सप्लेन किया कि क्यों क्राउड को या मैन यूनाइटेड फैंस को स्पेसिफिकली पॉल पोग्बा और उनके बारे नहीं बात करनी चाहिए, पूरी टीम के बारे बात करनी चाहिए। जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इस बात पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। उन्होंने ऐसे प्लेयर्स का भी नाम लिया जो शायद इस वक्त फॉर्म उनका उतना अच्छा नहीं है, जैसे कि लिंगार्ड और एंड्रेस परेरा। तो वो मुझे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। एक टीम प्लेयर है ब्रूनो फर्नांडिस, तो वो बहुत अच्छी बात थी। और रही बात कल के मैच की परफॉर्मेंस की, तो कल स्पेसिफिकली मुझे ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। आई मीन अटैक वाइज तो हमें पता ही है कि उनमें ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो मैन यूनाइटेड को कम्प्लीटली अलग लेवल पे लेके जाती हैं। जैसे कि अगर कल उनकी फिनिश की बात करें तो ऑन द वॉल ही बहुत ही अच्छी फिनिश थी, दैट शोज की टेक्निकली बहुत ही साउंड है ब्रूनो फर्नांडिस। बट उसके अलावा मुझे कुछ चीजें जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि उनकी जो एपेटाइट है, जो डिजायर है गेम में हर जगह होने का, राइट। लाइक वो, अगर आपको याद होगा तो गोल मारने के बाद जस्ट आई थिंक नेक्स्ट 2 या 3 मिनट में उन्होंने एक टैकल किया राइट साइड में, राइट विंग में आके, और फिर थोड़ी देर बाद राइट बैक पोजीशन में थे और उन्होंने एक ब्राइटन का अटैक नलिफाई किया। तो ऐसी क्वालिटीज जो एक यूनाइटेड फैन में डेफिनेटली होनी चाहिए, जो ब्रूनो फर्नांडिस को एक वो एग्रेशन है कि हर वक्त गेम में कंट्रीब्यूट करते रहना है। अगर फॉरवर्ड वाइज, आई मीन अटैकिंग वाइज तो करना ही है, बट उनका, और उन्होंने कल अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी बोला कि क्लीन शीट्स रखने का कितना इंपॉर्टेंस है, एंड उसमें भी वो जितना हो सके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी कल की। और पॉल पोग्बा के साथ अच्छा लिंकअप हो रहा है कल। ऑलमोस्ट एक वो स्टार्टिंग में एक बहुत ही अच्छा शूट था उनका जो पोस्ट में लग के वापस आ गया। तो बहुत ही टॉप क्लास परफॉर्मेंस थी कल ब्रूनो फर्नांडिस की मेरे हिसाब से। अर्नव जीत बात कर रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस की एक एपिटाइट की, जो उनको एक डिफरेंट प्लेयर बनाता है। अगर ये उनके इक्विपमेंट्स को देखते हैं तो इस नजरिए से देखते हैं। आप अगर ब्रूनो फर्नांडिस की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करना चाहें तो आप किन फ्रेजेस, कैसे वर्ड्स का यूज करेंगे जिससे हमें पता लग सके कि वो एक डिफरेंट ही ड्राइव लाए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में?
ब्रूनो फर्नांडिस की क्वालिटीज और इम्पैक्ट को अलग अलग देखना पड़ेगा। दोनों ही इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, दोनों ही इतने वास्ट टॉपिक्स हैं कि बहुत आसान है कि दोनों को मिक्सअप कर लेना अपने में। पर सिर्फ अगर ब्रूनो फर्नांडिस की क्वालिटीज की बात करें तो वो ये एक, आज की डेट में अगर आप देखोगे जतिन, तो ज्यादातर टीम्स में फॉरवर्ड्स, स्पेसिफिकली वाइड फॉरवर्ड्स, सबसे ज्यादा गोल स्कोरर्स होते हैं। बहुत ही कम टीमें हैं जो टॉप में हैं और उनके मिडफील्डर्स 10, 15, 20 गोल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो एक ब्रूनो फर्नांडिस बहुत ही डिफरेंट टाइप का प्लेयर है। पिछले सीजन उन्होंने 3 गोल्स मारी है पोर्टुगीज लीग में। अब आप 33 गोल किसी सेकेंड टायर यूरोपियन डिवीजन में भी मारे तो दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल। आप कह सकते थे शायद कि वो एक बार हो गया, एक सीजन है, पर इस सीजन भी अगर आप दोनों, उनका फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन जो उन्होंने स्पोर्टिंग में बिताया और सेकंड हाफ जो यूनाइटेड में बिताया है, उसमें उन्होंने 43 अपीयरेंसेस में आई थिंक 21 गोल्स ऑलरेडी स्कोर कर लिए हैं। तो एक मिडफील्डर जो आपको, हम बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड को एक फॉरवर्ड की जरूरत है जो 30 गोल पर सीजन दे सकता है, 25 to 30 गोल्स, तो 25 गोल ब्रूनो फर्नांडिस तो आपको गारंटी कर रहे हैं। तो इज नॉट इवन डिस्कसिंग हिज एबिलिटी टू क्रिएट चांसेस, ये वो चांसेस है जो वो खुद स्कोर कर रहे हैं। तो वो भी तब जब विंगर या मिडफील्डर्स उस लेवल के नहीं रहे हैं। अब जाके रैशफोर्ड वापस आए, अब पॉग्बा वापस आए हैं, तो उनके अलावा भी ब्रूनो फर्नांडिस ने फ्रेड, स्कॉट मैकटोमिनाय के साथ मिलके इतने चांसेस क्रिएट किए, इतने गोल स्कोर कर लिए हैं। 8 में से 5, 8 स्टार्ट्स में 8 मैचेस खेले उन्होंने, 8 मैचेस में 5 गोल कर लिए हैं। तो ये नंबर्स बहुत जल्दी स्टैकअप हो रहे हैं। और जैसे मैं तो सिंपली एक स्ट्रेट कनेक्शन देखता हूँ, केविन डी ब्रुयना सिटी के लिए जिस तरह से हर एक मैच में उनका हर एक मूव में इन्वॉल्वमेंट होता है, भले ही वो पास टू द गोल हो जो कि असिस्ट होता है, या पास टू द पास विच लीड्स टू अ गोल, तो दोनों ही चीजों में केविन डी ब्रुयना उतने ही इन्वॉल्व है। और आज ब्रूनो फर्नांडिस एक उसी लेवल के मिडफील्डर बन के आ गए हैं ओल्ड ट्रैफर्ड। तो ये क्वालिटी अनबिलीवेबल है। आप, वो शॉर्ट आ सकते हैं, वो लॉन्ग जा सकते हैं, दौड़ना कभी बंद नहीं करते हैं वो। और जब मार्शियल, जिनको आप जानते हो कि कभी कभी लैग ऑफ कर जाते हैं, थोड़े बहुत शांति से बैठ जाते हैं, कहीं भूल जाते हैं कि उनको क्लोजिंग डाउन टीम की अब फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, तो उसको, उन सबको पुश करके, उनको डायरेक्शन दिखाते हुए कि उन्हें किसे क्लोज डाउन करना है, वो दौड़ते हैं। वो आपको साफ साफ दिखता है। रैशफोर्ड को बताते हैं कि अगर मैं लेफ्ट राइट बैक को क्लोज डाउन कर रहा हूँ तो आप राइट मिड को क्लोज डाउन करिए। तो ये चीजें, मतलब गेम की अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग बहुत ज्यादा है। तो शॉट्स ऑन टारगेट 30, मतलब शॉट्स टोटली उन्होंने 30 लिए हैं अभी तक यूनाइटेड में आके, शॉट्स ऑन गोल। तो ये तो स्टैगरिंग नंबर्स है। 4 मिनिमम शॉट्स ऑन गोल, जो कि यूनाइटेड का आई थिंक पिछले 2-2.5 साल से प्रॉब्लम रहा है कि शॉट्स ऑन टारगेट ही नहीं होते थे, हम पासिंग करते रहते थे साइडवेज, एलवीजी और मोरिनियो की प्रॉब्लम्स। तो मतलब एक बहुत ही वास्ट अरे ऑफ क्वालिटीज लेके आए हैं वो। और बिलीफ की बात तो खैर और ही है, वो तो उस पर शायद हम और ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं आगे कि वो उनका कितना इम्पैक्ट है, वो फिर एक पॉइंट पे ही जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। अर्नब बात कर रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस की एक सीजन पे ऑल कॉम्पिटिशन्स में 20 से 25 गोल मारने का जो उनका एपेटाइट है। और सबसे बड़ी बात जो मैं एज अ फैन देखता हूँ कि वो जब आप मैच देखेंगे ना, जब वो कुछ, जैसे उन्होंने कल फ्री किक ली थी, वो मिस करके उसमें गोल मारने के ऊपर, तो खुद से बात कर रहे थे। इंट्रापर्सन कम्युनिकेशन खुद से भी करते हैं ताकि अपने से सवाल पूछ सके मेरी गलती कहाँ आ रही है, और उसी समय दूसरों को बताते रहते हैं कि आपको भी क्या करना है। तो एक ट्रू लीडर की एक डेफिनेशन है फुटबॉल में। और मॉडर्न डे फुटबॉल वर्ल्ड में हमारे पास शायद बहुत ही कम मिडफील्डर्स हैं जो कि इंटरपर्सन कम्युनिकेशन भी करते हैं, प्लस दूसरों को सिखाते भी हैं, और पर्टिकुलरली यंग प्लेयर्स को। क्योंकि फर्नांडिस की कहाँ से, सीरिया के, मतलब नॉट द टॉप क्लब से पोर्चुगल जाके, पोर्चुगल में जाके फिर अपना जो वो स्टैंडर्ड बढ़ाया है ना, वो इंग्लैंड में आके भी इतना कम नहीं हुआ है, वो बढ़ा ही है। चाहे उनकी ख्याति के बारे में बात करें, चाहे उनके एक अच्छे फैक्ट के बारे में। तो हम जीत अब टॉप स्कोरर्स, जतिन ये भी कहूंगा कि आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं देख रहा था कि यूरोपा के टॉप
स्कोरर्स की लिस्ट में इस सीजन अभी ब्रूनो फर्नांडिस हैं और वो 6 गोल मार चुके हैं। 5 उन्होंने स्पोर्टिंग के लिए मारे हैं, 1 यूनाइटेड के लिए। और बाकी आई थिंक द पर्सन प्लेयर हु इज लीडिंग द रेस इज नॉट इन द कंपटीशन एनी मोर। तो मतलब अब ब्रूनो के पास, मैं तो कहता हूँ इसमें भी चांस है कि वो यूरोपा के टॉप स्कोरर होकर फिनिश करे। तो और मिडफील्डर मतलब ये तो कमाल का अचीवमेंट हो जाएगा। तो अब मतलब ये इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है। ये जेन्युइनली जो कहा है फिल नेविल ने कल आई थिंक पोस्ट मैच में कि जिस लेवल का इम्पैक्ट उनका है वो शायद सिर्फ एरिक कैंटना का रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड में, और कोई उसके साथ मैचअप नहीं। जी, ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आते हैं विंटर ट्रांसफर विंडो में, जैसे कि हमने अभी उनके आने पे हर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही स्काई हाई है। चाहे वो सोशल मीडिया पे एड वुडवर्ड और कंपनी को एक तरीके से प्रेशराइज करना कि आप साइन कीजिए। पर्टिकुलरली आप जब हालैंड को मिस कर गए थे साइन करने के लिए, जब से वो आए हैं आप उनका इम्पैक्ट किस तरीके से देख रहे हैं क्लब पे? ब्रूनो फर्नांडिस का इम्पैक्ट तो बहुत ही मैसिव है देखा जाए तो। बट उससे पहले मैं अर्नब ने जैसे कुछ कंपैरिजंस की, कुछ बहुत बड़े कंपैरिजंस भी एरिक कैंटोना के साथ और केविन डी ब्रुयने वाले कंपैरिजन के बारे में अगर हम सोचे तो हमें ये भी एक पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए कि केविन डी ब्रुयने अभी अराउंड 28 हो गए हैं, अपनी पीक पे है। ब्रूनो फर्नांडिस अभी भी 25 है, तो अभी भी काफी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। और जैसा कि आपने बताया, आपने पॉइंट आउट किया कि फ्री किक जो उन्होंने मिस की तो वो खुद से बात कर रहे थे, और इस एज में भी अभी उन्हें वो ऐसा लगता है कि वो लीडर है, वो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं हमारे लिए गोइंग फॉरवर्ड। और जहां तक इम्पैक्ट की बात करें तो ओवरऑल इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट देखने को मिला था कि ब्रूनो एंड पोग्बा ने पिछले जो 290 मिनट्स साथ में खेले हैं उसमें 8 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए हैं यूनाइटेड के, जो कि बहुत ही मैसिव है। अगर आप कैलकुलेट करें तो 290 मिनट्स में 8 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ही मैसिव है। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि क्या इम्पैक्ट ब्रूनो फर्नांडिस का है। और ये तो खैर पोग्बा वाली बात होगी, बट ओवरऑल भी मुझे लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस ने बहुत एक मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, स्पेशली हमारे फॉरवर्ड्स में। मार्शियल के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा लिंकअप प्ले हो रहा है अब उनका। जब ब्रूनो फर्नांडिस को अराउंड अटैकिंग थर्ड में बॉल मिलती है तो मार्शियल की जो मूवमेंट है फॉरवर्ड दोनों डिफेंडर्स के बीच में वो अब काफी अलग हो गई है, बिकॉज उन्हें प्रोबेबली अब वो कॉन्फिडेंस है कि ब्रूनो फर्नांडिस जैसे एक अटैकिंग मिडफील्डर या नंबर 10 है उनके पीछे, जो हु हैज द एबिलिटी टू फाइंड हिम। तो वो उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत अलग हो गई है। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर्स खास करके जैसे रैशफोर्ड और डैनियल जेम्स है, जिन्होंने अभी तक हमें ऐसा नहीं लगा है कि कुछ बहुत ज्यादा मैसिव चेंजेस आए हैं इनमें ब्रूनो के आने के बाद। बट मुझे लगता है कि इनकी गेम में बहुत मैसिव इम्पैक्ट होगा, बिकॉज जब ऐसे ऑपोजिशंस के अगेंस्ट जो अटैक करती है हमारे साथ खेलते वक्त, तो हमें बिहाइंड द डिफेंस स्पेस है काफी। तो रैशफोर्ड और डैन जेम्स में वो एबिलिटी है कि वो उस स्पेस को बहुत जल्दी इंस्टेंटली अटैक कर सकते हैं। एंड ब्रूनो फर्नांडिस में वो एबिलिटी है कि उनको फाइंड कर सकते हैं उन पोजीशंस में। तो इस तरह के माइन्यूट डिटेल्स भी अगर हम देखें तो बहुत इम्पैक्ट होगा ब्रूनो फर्नांडिस का गोइंग फॉरवर्ड। बट हाँ, ओवरऑल कॉन्फिडेंस बूस्ट में तो बहुत मैसिव इम्पैक्ट हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि एक प्लेयर के आने से कंप्लीट पिक्चर चेंज हो गई है। अर्नब, आप कैसे देखते हैं ब्रूनो फर्नांडिस का इम्पैक्ट? देखिए, फुटबॉल ज्यादातर एक्स प्लेयर्स और जो अभी भी खेल रहे हैं शायद वो भी आपसे यही कहेंगे कि फुटबॉल एक कॉन्फिडेंस का गेम है। मतलब आज यही सिटी की टीम पिछले सीजन ऑलमोस्ट अनबीटेबल थी, कुछ खास चेंजेस नहीं हुए इस टीम में, तो और इतना भी कोई डिक्लाइन नहीं आ गया है टीम की, आपको फिर भी दिखती है। पर 8 मैच हैं वो, ये कोई मतलब छोटी बात नहीं है। एक ऐसी टीम जिसको एक मैच हराने के लिए सीजन में पूरी तरह से कोशिश करनी पड़ती है आपको कि और वो 8 मैच हार चुके हैं, तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है। चेल्सी को देखिए, प्री लॉकडाउन कितने डाउट्स थे, और पोस्ट लॉकडाउन जब वो रीस्टार्ट जब से हुआ है तब से चेल्सी कितना कॉन्फिडेंस से खेल रही है। तो ब्रूनो फर्नांडिस इस टीम को कॉन्फिडेंस देके लेके आए हैं इस टीम के लिए, ब्रूनो फर्नांडिस। और वो कॉन्फिडेंस लेवल्स आप मतलब जो एवरेज लग रहा था हमारी टीम में, वो आज बहुत ही टैलेंटेड लग रहा है, उसकी क्वालिटीज बाहर आ रही हैं।
फ्रेड को बिल्कुल खड़ा कर दिया उन्होंने। तो ये जो ब्राजीलियन कनेक्ट, फ्रेड, इनफैक्ट पोर्टुगीज कनेक्ट, क्योंकि दोनों ही पोर्टुगीज भाषा, तो फ्रेड और डालो का जो इन सबको एक साथ लेके चलने का, परेरा भी, तो ये चारों लोग तो एक तरह से एक न्यूक्लियस बन गया है। तो क्वालिटीज में मार्शियल, रैशफोर्ड, इन सब पे इम्पैक्ट है। लेकिन क्लब की बिलीफ, जो पूरी की पूरी क्लब स्ट्रक्चर है, उसमें बिलीव जो है वो एग्जाम्पलरी है, क्योंकि आप एक साइनिंग से इस तरह की बिलीफ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आप जनरली एक्सपेक्ट करते हो कि 2 या 3 ऐसी साइनिंग्स करनी पड़ेगी जिससे ये डिफाइन होगा कि आपका क्लब सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन सडनली ब्रूनो के आने के बाद ओले की कॉन्फिडेंस लेवल्स कितनी बढ़ गई, लोगों का ओले पे कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि अब लोग उतना क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि क्या ओले परफॉर्म करेंगे, क्या ओले क्लब में रहेंगे। अब वो क्वेश्चन मीडिया से जा रहे हैं, तो वो ये कोई छोटी बात नहीं। अब शायद ओले अब खुद इतना ही और बेहतर परफॉर्म करने लगेंगे एज अ मैनेजर। तो ये इम्पैक्ट आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। यूथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, प्रोबेबली द लाइक्स ऑफ ब्रेंडन विलियम्स, इवन जब टीम में वापस आएंगे या टीम में अपनी जगह बनाएंगे, जो अब सुनने में आ रहा है कि शायद हो, पॉसिबिलिटीज हो, मेंगी फॉर एग्जांपल, ये लोग ब्रूनो जैसे, ब्रूनो आज की डेट के एक बहुत ही परफेक्ट प्रोफेशनल का एग्जांपल है, जो फुटबॉल से जाता जा रहा है कि एक प्रोफेशनल कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे उसे गेम में परफॉर्म करना चाहिए, किस तरह से सबके साथ उसको मिलके खेलना है। ये नहीं कह सकते हो कि मुझे ये प्लेयर पसंद नहीं है तो इसको आप निकाल दो। तो ये टाइप की पर्सनालिटीज को वो हटाता है बीच में से और सबको साथ लेके चलता है। तो ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म आपकी एकेडमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी कोचिंग स्टाफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ब्रूनो फर्नांडिस का इम्पैक्ट, सॉरी, एक पॉइंट मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे अर्नब ने बोला कि ओले का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग लेवल पे चले गया, क्राउड को, फैंस को ऐसा लगने लग गया है कि उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चले गया। इसका एक रीजन प्रोबेबली ये भी है कि अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था पैट्रिस एवरा का, और जेमी रेडनैप भी थे, तो वो पैट्रिस एवरा बोल रहे थे कि कैसे यूजुअली जो बाहर से, इंग्लैंड के बाहर से प्लेयर्स आते हैं, उन्हें सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लगता है इंग्लैंड में। प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड्स, प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी, प्रीमियर लीग का गेम प्ले बहुत अलग है और उन्हें टाइम लगता है सेट होने में। बट उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से और जिस ईज से वो पूरे जिग्सॉ पजल में सेटल हो गए हैं, और नॉट जस्ट सेटल हो गए, वो एज अ लीडर बिहेव कर रहे हैं और पूरी टीम को साथ में लेके चल रहे हैं, वो बहुत ही अलग क्वालिटीज दर्शाता है ब्रूनो फर्नांडिस का। और प्रोबेबली ये रीजन है कि ओले को भी वो बिलीफ आ गया है कि टीम अब अलग लेवल पे परफॉर्म कर रही है। जिस तरीके से आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को सुनते हैं, पंडित्स को सुनते हैं, जो पर्टिकुलरली यूनाइटेड से एसोसिएटेड, ऐसा लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि लिए हर एक फुटबॉलर में कुछ ना कुछ वीकनेसेस तो होती ही है, जो कि वो करियर के एंड तक भी ट्राई करता है उनको मिनिमाइज करने की। तो अर्नब, आप क्या देखते हैं कि ब्रूनो फर्नांडिस में अगर वीकनेस है तो क्या है? अभी फिलहाल अभी जब हम बैठ के ब्रूनो को स्टडी करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई भी वीकनेस। पर मैं ये कहूंगा कि ब्रूनो फर्नांडिस मिडफील्डर की तरह साइन हुए हैं और अपना करियर मिडफील्डर की तरह खेले हैं। बट आज की डेट वो जितना टाइम जा रहा है, पिछले 2 सीजन से, ऐसे हम स्टैट्स की बात कर रहे थे अभी, तो वो एक शैडो स्ट्राइकर बनते जा रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्ट, और वो देखिए स्पोर्टिंग के टाइम से ही वो टीम के सेंटर पीस रहे हैं। मतलब उन्होंने ही हमेशा क्वालिटी में लीडरशिप दिखाई है। ऐसा पोर्टुगल की टीम में नहीं है बल्कि उनके साथ, क्योंकि रोनाल्डो खेलते हैं उस टीम में। तो अभी तक आपने पोर्टुगल की टीम में बहुत ज्यादा ब्रूनो फर्नांडिस का नाम नहीं सुना होगा। तो मैं यही देखना चाहूंगा कि जब ब्रूनो से के आगे के बिल्कुल ब्रूनो से सामने एक 30 गोल स्ट्राइकर, जो हम कह रहे हैं, जो ओले भी अब हिंट कर रहे हैं कि उनको चाहिए, वो आके खेलें, और प्रोबेबली राइट साइड में सांचो खेले, रैशफोर्ड पीक पे हो, ऐसे टाइम पे अपने आप को इस में टीम के लिए अपने आप को देना, क्योंकि काफी ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट लेते हैं, बहुत सारे चांसेस वो वेस्ट करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। अभी वो हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ऐसा कोई और नहीं करता है, कोई और शॉट्स ऑन टारगेट नहीं लेता है। लेकिन जब आपके पास ऐसे हो जाएंगे तो क्या ब्रूनो कितनी ज्यादा अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। उनकी पासेस भी बहुत ज्यादा कट ऑफ हो रहे हैं,
तो ये पासेस कट ऑफ होना बंद कितने हो जाएंगे? क्या आज अगर वो 53% पासेस कंप्लीट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टैट्स, तो क्या ये 70 की तरफ मूव कर सकता है? क्या ये 75 की तरफ मूव कर सकता है? क्योंकि जब उनके आगे क्वालिटी प्लेयर्स खेलेंगे तो वो उनसे रेगुलर पासेस एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये देखने वाली चीज होगी। मुझे लगता है कि उनकी एक वेस्टफुल नेचर है उनमें, जिस वजह से कहते थे कि एड वुडवर्ड और ओले ने इस डील को पुश करने में थोड़ा सा टाइम लगाया था, क्योंकि वो बॉल काफी लूज करते हैं। लेकिन अभी हमारी सबसे ज्यादा जरूरत वही थी, कोई जो रिस्क ले गोइंग फॉरवर्ड। एक मिडफील्डर, क्या वो रिस्क लेना हम उसे दे पाएंगे वो ऑप्शन? क्योंकि अगर सांचो हो तो वो भी रिस्क लेगा, अगर एक 30 गोल स्ट्राइकर हो तो वो भी रिस्क लेगा। तो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स होगा। मुझे लगता है उस पार्ट ऑफ द गेम पे उन्हें इंप्रूव करना पड़ेगा। पासेस में एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। प्रीमियर लीग बहुत डेडली है। एक बार आप बॉल लूज कर जाएं, अगर वो मिडफील्ड या इनफैक्ट आप ओपोनेंट की डिफेंस लाइन पे भी मिस करते हैं, तो पता चलेगा कि आपको 5 सेकंड्स के अंदर दूसरे साइड में गोल हो चुका है। तो ये एक वॉच करने की जरूरत है, इसको डेवलप करना पड़ेगा। ये फिजिकल साइड ऑफ द गेम भी ब्रूनो को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ही हैज टू फॉल बैक नाउ विद पोग्बा देयर। कभी पोग्बा ऊपर रहेंगे, कभी ब्रूनो ऊपर रहेंगे, तो वो अप एंड डाउन करना पड़ेगा। तो फिजिकल साइड भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। काफी ज्यादा फिजिकल मिडफील्डर्स हैं और वो 90 मिनट्स तक आपको फिजिकली चैलेंज करेंगे। तो जैसे हम पहले कह रहे थे शायद कि ब्रूनो की परफॉर्मेंसेस अभी हम बहुत हाई में है, तो उनको बहुत सारी बातें उनकी अच्छी लग रही हैं। तो अगले साल एक ब्रूनो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि सेकंड सीजन में सारी टीमें उनको स्टडी करके आएंगी, सब उन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इस केमिस्ट्री में, वो कैसे बैठ रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो आई एम श्योर कि वो और डिफिकल्ट बनता जाएगा ब्रूनो के लिए। तब उनको ये फिजिकलिटी की जरूरत पड़ेगी, तब उनकी एफिशिएंसी बढ़नी पड़ेगी। हर पास परफेक्ट होता रहेगा तो क्वालिटी अप होगी। ब्रूनो फर्नांडिस बॉल लूज करते हैं, और भी कई सारी चीजें जो आप गेम में देख सकते हैं कि, और कह सकते हैं कि अगर ब्रूनो फर्नांडिस में थोड़ा वर्क करे तो एक अलग ही ब्रीड बन जाएगी। क्योंकि हर एक फुटबॉलर डेवलप होता ही रहता है। एवरी सिंगल गेम की बात करें, अगर हम उसमें भी देखें ना, तब भी थोड़ी कमी लग ही जाती है, चाहे वो बात हो पेले की, चाहे बात हो रोनाल्डो की, मॉडर्न डे रोनाल्डो। जीत, आप किस तरीके से देखते हैं ब्रूनो फर्नांडिस की वीकनेस को, और क्या लगता है कि कैसे वो एक अलग इम्पैक्ट पे जा सकते हैं सीजन बाय सीजन? सबसे पहले तो जतिन, मुझे लगता है कि एक बात जो अर्नब की बहुत सही मुझे लगी, जो मैंने स्पर्स वाले गेम में नोटिस किया था, कि ब्रूनो थोड़े से वेस्टफुल है डेफिनेटली। तो और स्पेशली मुझे स्पर्स वाले गेम में ऐसा लगा कि हम लॉकडाउन के बाद वापस आए थे, पहला गेम था हमारा, और तो ब्रूनो के गेम स्टाइल से मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह ये गेम जीतनी है। और हम एक टाइम पे 1-0 डाउन चल रहे थे, और उस वक्त उनकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी मुझे लग रही थी कि वो प्रेशर काइंड ऑफ अपने ऊपर ले रहे थे, और कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह स्कोर करें। तो उस मोमेंट पे मुझे लगा कि 2 या 3 शॉट्स ऐसे उन्होंने लिए थे जो कि प्रोबेबली अच्छे पोजीशन में, और फॉरवर्ड्स थे हमारे, लेफ्ट साइड में रैशफोर्ड अवेलेबल था, मार्शियल अवेलेबल था बॉक्स में, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया शूट करना, और वो भी लॉरिस के अगेंस्ट, जो काफी दूर से, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी थी कि वैसे गोल्स कन्वर्ट होंगे। तो उन सिचुएशंस में जब प्रेशर बहुत ज्यादा है और फैंस डिमांड कर रहे हैं, जब फैंस वापस आ जाएंगे फील्ड पे, मे बी हम एट होम खेल रहे हैं और हम 1-0 हार रहे हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उन मोमेंट्स पे वेस्टफुल नहीं हो करके एक अच्छा डिसीजन गेम किसी और डायरेक्शन में लेके जा सकता है। तो वो मुझे भी लगा था, मुझे भी लगता है ऐसा कि उनका डिसीजन मेकिंग बेसिकली प्रोबेबली थोड़ा और धीरे धीरे विद मोर एक्सपीरियंस इन प्रीमियर लीग एंड इन अपने टीममेट्स के साथ खेलने के बाद उनका डिसीजन मेकिंग और थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, और ऐसे मोमेंट्स जो कि बेसिकली दिल मांगे मोर। वही बात है कि उस दिन बहुत ही स्पर्स वाले गेम बहुत क्लियरली दिख रहा था कि वो बहुत डेस्परेटली कोशिश कर रहे थे कि नहीं, आज मतलब किसी भी तरह स्कोर कर ही देना है। एंड प्रोबेबली उस मोमेंट में अगर एक अच्छा डिसीजन होता तो शायद हम जीत जाते, बिकॉज रैशफोर्ड और मार्शियल कुछ 2 मोमेंट्स में मेरे ख्याल से अच्छे पोजीशन में थे। तो ऐसे पोजीशंस, और नॉट जस्ट दैट, एक और बात मुझे लगता है कि जैसे अभी तो ब्रूनो पोग्बा के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन लग रहा है, पासेस और इंटरप्ले बहुत अच्छा हो रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे जो
सिचुएशन पॉग्बा के साथ हुई थी जब टीम में बाकी क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है, अगर पॉग्बा को इंजरी होती है या फ्यूचर भी पॉग्बा का कैसा होता है कैसा नहीं वो बात की बात है। बट ऐसे सिचुएशंस में जब पूरा प्रेशर ब्रूनो पे आ जाता है और पूरा क्रिएटिव ओनर्स ब्रूनो पे आ जाता है, तब देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो मेंटली एज वेल एज टैक्टिकली केपेबल है कि मे बी अगर कोई टीम सिट बैक कर रही है हमारे अगेंस्ट है, हमारे लिए मस्ट विन मैच है, तो उस सिचुएशंस में कैसा परफॉर्म करते हैं ब्रूनो, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने। आप अभी जीत बात कर रहे थे ब्रूनो फर्नांडिस और पॉल पोग्बा के बारे में। ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत ही फेमस हो चुकी है क्योंकि हर एक यूनाइटेड फैन को लगता है कि टू क्वालिटी मिडफील्डर्स पर्टिकुलरली हाईएस्ट लेवल कुछ चेंज ला सकते हैं यूनाइटेड पे, जो कि उनको ड्राइव कर सकता है टू चैलेंज मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल इन द प्रीमियर लीग टाइटल रेस। तो आप कैसे देख रहे हैं पोग्बा और ब्रूनो की पार्टनरशिप, कंसीडरिंग द फैक्ट है कि पोग्बा अपने एजेंट के साथ एक दूसरा ही रैज़ भी लाते हैं? पोग्बा को शायद सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा होगा ब्रूनो को देख के, क्योंकि वो देखिए वो क्लब छोड़ना चाहते थे तो इसी वजह से, ताकि वो किसी बड़े ऐसे टीम के साथ खेल सके जिसमें बहुत सारे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स हो। तो ब्रूनो के आने से उनको ये बहुत शांति मिली होगी, बहुत अच्छा फीलिंग आया होगा, कंफर्टेबल फील हुआ होगा कि अब वो किसी ऐसे एक प्लेयर को पास दे सकते हैं जो उन्हें एक क्विक 1-2 दे सकता है, वो क्रिएटिव प्लेसेस में उनको फाइंड करें, सारे प्लेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्वालिटी है पोग्बा में। सब 2-3 प्लेयर पोग्बा की तरफ आ जाते हैं जब पोग्बा बॉल कैरी करते हैं, तो दूसरों के लिए स्पेस खुलती है, उस स्पेस को यूज करने की एबिलिटी ब्रूनो में है और शायद सबसे ज्यादा है देखा जाए तो ये पोग्बा डीप खेलने लग गए हैं, जो जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है रिसेंट टाइम्स में फ्रांस के लिए भी। तो बहुत ही प्रॉमिसिंग कॉम्बिनेशन है, पर मुझे ये मैं वेट करूंगा, मैं रिजर्व करूंगा इस पे कमेंट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी पोग्बा अपनी पीक पे नहीं है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। गेम क्वालिटी तो उनकी इतनी अच्छी है कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में एक जगह पे खड़े भी एक लॉन्ग बॉल से मैच को बदल सकते हैं, लेकिन मतलब अभी भी वो फिजिकली उतने फिट नहीं है, उनमें वो स्प्रिंट्स नहीं दिखती है मुझे जिस लेवल की स्प्रिंट्स वो करते हैं जनरली। तो एक बार वो वापस आ जाए गेम ही बिल्कुल अलग होगा, तब देखना है कि इन दोनों के सिंक कितना फास्ट होता है, कितना क्वालिटेटिव होता है, वो अच्छी इंटरेस्टिंग पार्ट हो। शायद दैट इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन। जीत, आप कैसे देखते हैं पोग्बा और ब्रूनो फर्नांडिस की जुगलबंदी को? मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती है। पहली बात तो ब्रूनो के आ जाने से पोग्बा के पास अब और ओली के पास ये एबिलिटी है कि पोग्बा को एज अ डीप लाइंग मिडफील्डर स्टार्ट करा सकते हैं, जैसे हमने लास्ट कुछ मैचेस में देखा मैटिच और पोग्बा का कॉम्बिनेशन। और पोग्बा में वो एबिलिटी है कि वो जैसे अर्नब ने बोला कि एक लॉन्ग बॉल से गेम चेंज कर सकते हैं, और हमारे पास फॉर्चुनेटली ऐसे फॉरवर्ड्स है जो रैशफोर्ड और डैन जेम्स और मेसन भी, अब मार्शल भी इनफैक्ट बिहाइंड द रन्स लेते हैं, प्रोबेबली उतना रैशफोर्ड या डैन जेम्स जितना नहीं, बट तो ऐसे फॉरवर्ड्स हमारे पास हैं जिनको पोग्बा का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर पोग्बा डीप लाइंग पोजीशंस में बॉल उन्हें मिलती है तो बहुत जल्दी वो ट्रांजिशन फ्रॉम डिफेंस टू अटैक बहुत जल्दी हो सकता है। तो ये एक मुझे लगता है कि ब्रूनो के आ जाने से हम इस तरह का सिस्टम अब खेल सकते हैं, बिकॉज अटैकिंग थर्ड में क्रिएटिव ओनर्स ब्रूनो ले सकते हैं अपने शोल्डर्स पे, और पोग्बा थोड़ा पीछे से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उसमें हमें डिफेंसिव एडवांटेज भी है। मैंने नोटिस किया लास्ट 2-3 गेम्स में कि पोग्बा डिफेंड करने के लिए भी रेडी है, कुछ अच्छे टैकल्स उन्होंने पुट इन किए और पोजीशन होल्ड करके अच्छा खेल रहे हैं डिफेंसिवली भी, तो वो भी एक हमें एडवांटेज हो रहा है। और बाकी मुझे लगता है कि ब्रूनो में एक जो बहुत ही खास एबिलिटी है वो ये है कि उनका जो अवेयरनेस है ऑफ द स्पेस बिटवीन द लाइंस, और उनके बाकी फॉरवर्ड्स कहाँ है, लाइक उसके मार्शियल उनके बिहाइंड द बैक कहाँ पर है एग्जैक्टली, या रैशफोर्ड रन ले रहे हैं या नहीं, तो ये अवेयरनेस उनकी बहुत अच्छी है। तो पोग्बा इसको बहुत एक्सप्लॉइट कर सकता है, बिकॉज ब्रूनो में ये एबिलिटी है कि स्पेस जज करके कहाँ उन्हें रहना है बिटवीन द लाइंस, की वो पोग्बा से बॉल रिसीव कर सके और ऑन द टर्न एक मूव स्टार्ट कर सके, वो एबिलिटी उनमें है। और लेकिन हमारे पास प्रोबेबली ऐसा पोग्बा के अलावा और कोई मिडफील्डर या काइंड ऑफ नॉट डिफेंसिव मिडफील्डर, लेकिन जो थोड़ा पीछे से खेले, वैसा कोई मिडफील्डर नहीं है हमारे पास जो ब्रूनो को पिक कर सके 3-4 डिफेंडर्स के बीच में या बिटवीन द लाइंस, तो वो एबिलिटी पोग्बा के पास है। तो प्रोबेबली उस तरह से अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत सही बैठेगा यूनाइटेड के लिए गोइंग फॉरवर्ड। बट हाँ, एक बार पोग्बा अपने प्राइम पे आते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखना।
ब्रूनो फर्नांडिस ने जब से यूनाइटेड आया बहुत से गोल स्कोर किए हैं, अभी अभी उन्होंने एक ब्रेस भी स्कोर किया है। क्विक रिएक्शन लेना चाहेंगे कि एट द एंड ऑफ द सीजन जो ये 29-20 है, आप ब्रूनो फर्नांडिस को कितने गोल स्कोर करते देखते हैं और कॉम्पिटिशंस में? अर्नब, आप स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से 6 से 7 गोल, और तो 6 गोल तो 11 गोल्स इन हाफ सीजन टेरिफिक रिजल्ट हो जाएगा। किसी स्ट्राइकर के लिए भी बहुत अच्छा होता, बट आई थिंक पॉसिबल है। मतलब 6 गोल तो वो मार सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारे 13 मैच बचे हैं, अगर हम हर कंपटीशन में फाइनल तक जाते हैं, तो जो मैं गिन रहा हूँ कि हम जाएंगे, तो 13 मैच में 6 गोल ब्रूनो के लिए बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि पेनल्टी भी वो लेते हैं। तो 6 गोल और प्रॉब्लम तो 11 वुड बी अ गुड टैली टू एंड विद, सुपर्ब टैली टू एंड विद एक्चुअली। जीत, आप किस तरीके से देखते हैं ब्रूनो फर्नांडिस कितने गोल? मुझे लगता है कि 10 गोल तो मतलब डबल डिजिट्स पे तो डेफिनेटली ब्रूनो फर्नांडिस जाएंगे, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 4 ही गोल चाहिए, तो वो तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। और 10 गोल फॉर अ मिडफील्डर इतने कम टाइम स्पैन में बहुत अच्छा रिटर्न है हमारे लिए, फॉर न्यू कमर जो अभी आए हैं टीम में। और प्लस मुझे लगता है कि 10 से ऊपर ही जाएगा प्रॉब्ली, जैसा मैंने भी कहा 11 या ऐसा कुछ, बट 10 तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और उसके अलावा मुझे लगता है कि असिस्ट भी, अगर अभी हम देखें तो दोनों के 6 गोल और 4 असिस्ट भी है, तो और हमारे फॉरवर्ड्स इस तरह के फॉर्म में है, तो आई थिंक काफी चांसेस है कि इस सीजन ब्रूनो फर्नांडिस डबल डिजिट्स में फिनिश कर सकते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ असिस्ट एंड गोल्स, व्हिच माइट बी अ वेरी वेरी गुड रिटर्न हमारे लिए। तो दैट्स हाउ आई सी इट। ब्रूनो फर्नांडिस मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड में इसलिए अलग लग रहे हैं कि क्योंकि इस समय हमारे पास शायद वो क्रेडिबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं आई इस लेवल पे कि हम बार्सिलोना, रियल मैड्रिड या किसी भी अस्टोनिशिंग टीम को मैच कर सके। इसीलिए ये बहुत ही खास प्लेयर हैं, बट यही यूनाइटेड है जिस यूनाइटेड में एरिक कैंटोना, जॉर्ज बेस्ट, डिफरेंट प्लेयर्स, डिफरेंट, बट एक ही मंत्र होता है, वो है सक्सेस का मंत्र, और किसी भी तरीके से आए वही फैंस अप्रिशिएट करते हैं। अर्नव जी, प्लेयर फोकस के फर्स्ट एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सेकंड एपिसोड में हम बात करेंगे पॉल पोग्बा के बारे में, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में रखिए। इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।